हेलो एवरीवन, आज 27 सितंबर 2025 है। और कल जो भी न्यूज़ इवेंट्स चर्चा में रहे हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा पर्पज़ है कि यूपीएससी है, वेरियस जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें कोई भी करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पर आते हैं वो छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला एमसीक्यू आज है किसके बारे में? ब्रिक्स समिट को लेके है। तो ब्रिक्स समिट बेसिकली नहीं है, तो रूस के जो डिप्टी पीएम हैं उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और जो ब्रिक्स के संबंध में वार्ता हुई आज। तो जो ब्रिक्स के संबंध में जो वार्ता हुई है इस वजह से यहाँ पे ब्रिक्स चर्चा में आ गया। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एज ऑफ 2025 इंडोनेशिया इज फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ज्वाइनिंग अलोंगसाइड अदर रिसेंट एंट्रेंस लाइक इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। इनके साथ इंडोनेशिया भी भारत का 2025 में पूर्ण सदस्य है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब दोनों ने ब्रिक्स को 2025 में ज्वाइन किया है। अब सही है गलत आपको बताना है। ब्रिक्स के बारे में अगर आप देखें तो बात है कब 2000 की, सन 2001 की। जिम ओनील या गोल्डमैन सैक्स जो अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा ब्रिक्स वर्ड को फाउंड किया गया था। अब ब्रिक की जो पहली समिट होती है 2006 में होती है। बाद में अगर आप देखेंगे 2010 में इसे बोल दिया जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्यों बोल दिया? पहले ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना थे, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करता है तो ब्रिक्स हो जाता है। साथ ही 2024 में अगर आप बात करें 2024 में कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? 2024 में आप देखोगे ईरान शामिल होता है, एक तो ईरान के अलावा इजिप्ट या मिस्र शामिल होता है, यूएई शामिल होता है और इथियोपिया शामिल होती है। ठीक है, इथियोपिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इथियोपिया शामिल होता है। फिर अगर आप देखेंगे 2025 में एक देश इसमें शामिल हो रहा है, कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है, अगर इसमें जो बात हो रही है ना अर्जेंटीना और सऊदी अरब, ये दोनों इसमें शामिल नहीं हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 10 सदस्य हैं ब्रिक्स में। 10 सदस्य में ब्रिक्स तो ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, फिर ईरान है, इजिप्ट है, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स मतलब अगर आप देखो BRIC ब्रिक्स, फिर यूएई, ईरान, ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो अब मतलब कि 10 टोटल सदस्य हो गए हैं। इसके अलावा अगर देखें पार्टनर भी सदस्य जैसे बेलारूस है, बोलीविया है, कजाकिस्तान है, तो पार्टनर सदस्य के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है मेंबर्स के बारे में। तो 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। कौन सा देश? इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ओनली 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले एमसीक्यू बात करें नाइटमेयर बैक्टीरिया के बारे में जो यूएस में तीव्रता से फैल रहा है। तो नाइटमेयर बैक्टीरिया रेफर टू द कार्बेपेनम रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरियासाई विच आर द हाईली रेजिस्टेंस टू लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक्स। तो नाइटमेयर बैक्टीरिया से अभिप्राय क्या है कि एंटोबैक्टीरियासी से है, जो अंतिम विकल्प एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी है, तो एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द एनडीएम जीन डिस्कवर्ड इन दीज बैक्टीरिया मेक्स देम सस्पेक्टेबल टू मोस्ट एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स। इन बैक्टीरिया पाए जाने वाले एनडीएम जीन इन्हें अधिकांश के प्रति क्या करते हैं? रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बात कर रहा है। अब अगर आप बात करें सही स्टेटमेंट इसमें केवल 1 है। अगर हम बात करें ये बैक्टीरिया के बारे में, एनडीएम जीन के बारे में, एनडीएम जीन का मतलब क्या है? NDM1 जीन का मतलब है न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेस। ये एक क्या है? एंजाइम है। ये क्या रहा है कि बैक्टीरिया को और पावरफुल बना दे रहा है। ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स है उसको लेकर उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब अगर बात करें एनडीएम जीन इन्हें अधिकांश उपलब्ध एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील बनाता है, तो नहीं ये सस्पेक्टेबल नहीं बनाता इसको लेके। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सही आंसर कौन सा हो जाए? ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएस में इस टाइम पे तीव्रता से देखने को मिल रहा है। इसके अगर आप देखें तो जलन होना, इसके अलावा तेज़ बुखार है, तेज़ धड़कन है, ब्लड प्रेशर हाई होना, ये इसके सिम्टम्स देखने जा रहे हैं किसके? नाइटमेयर बैक्टीरिया के, जो यूएस में आए दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ई कोलाई वाले ग्रुप में शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ई कोलाई को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महेंद्रगिरी पहाड़ियों के बारे में कि वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको लेके यहाँ पे नियंत्रित करने की बात हुई है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कहा है। अब महेंद्रगिरी हिल और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उड़ीसा में है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जैव विविधता स्थल है, लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स, होम ऑफ द सावरा कोंध ट्राइब। सावरा और कोंध ट्राइब यहाँ पे रहती हैं। दूसरा, द हिल सर्व एज द सोर्स ऑफ द महेंद्र तनियर रिवर एंड फीचर्स डिस्टिंक्टिव ग्रेनाइट खोंडटलाइट रॉक फॉर्मेशन। तो ग्रेनाइट खोंडटलाइट जो रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, इसके बारे में भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब अगर आप बात करें तो ये किस ज़िले में है? तो ये गजपति ज़िले में है, उड़ीसा के गजपति ज़िले में है, पूर्वी घाट का पार्ट है। ये 2022 में इसको
क्या किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब ये महानदी और गोदावरी नदी के बीच है, महानदी और गोदावरी के बीच है, गोदावरी के बीच है, लगभग 1501 के आसपास इसकी ऊंचाई है। और जो बात हो रही है ट्राइब के बारे में कि साओरा जो ट्राइब है यहाँ पे रह रही है, कोंद ट्राइब यहाँ पे रह रही है, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय अर्थात अगर आप देखें ट्रॉपिकल ड्राई एंड वेट जो फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनाइट है, चारकोलाइट है, खोंडालाइट है, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पंच पांडव गुफा मंदिरों के लिए भी फेमस है। तो ये न्यूज़ में था, सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, FIPIC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, FIPIC इज अ मल्टीलेटरल इनिशिएटिव बाय इंडिया स्ट्रेंथन cooperation across 14 Pacific islands and driven by the Indian Act policy। अब अगर आप देखें एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके अंदर FIPIC को क्या किया जा रहा है, एक समिट हो रही है। अब है क्या ये, इसको बोला जाएगा क्या, फोरम ऑफ, क्या बोला जाएगा, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक या इंडिया पैसिफिक बोले, आइसलैंड या आइलैंड कोऑपरेशन। ये इसका पर्पज़ क्या था कि जो भी जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में जो आइलैंड है उनके डेवलपमेंट की दिशा में काम करें, जो सस्टेन कर सकें, खासतौर पे जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो इशू है इनको टैकल कर सकें। तो 2014 में जब पीएम मोदी ने फिजी की यात्रा की थी, तभी इसकी नींव रखी थी। इसमें 14 आइलैंड कंट्री शामिल है, कुक आइलैंड है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल है, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, टोंगा, तुवालू, वनुआतू। तो जो भी पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड है वो आपको इसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। अब अगर अब बात की जाए, कोई पूछा जाए कि इसमें मालदीव शामिल है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, मालदीव शामिल नहीं है। तो पैसिफिक ओशन की ज़्यादातर कंट्रीज में शामिल है। भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत जो ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करेगा, इसके बदले उनसे कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा और उनका एक तरफा सपोर्ट करेगा। अब ये चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ पॉलिसी है, ये भी बोला जाता है, लेकिन ठीक है। 2014 से अब तक अगर आप देखो 3 बार इसका समिट हुआ है। तो 2014 में जब इसका समिट हुआ था, कहाँ हुआ था, सुबा में हुआ था, सुबा फिजी में हुआ था। तो 2014 में समिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा समिट 2015 में होता है, जयपुर में होता है, और 2023 में समिट होता है कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में। 2023 में समिट होता है पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। अभी कहाँ हो रहा है, अभी न्यूयॉर्क में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बहुत, क्योंकि 2014 में हमने देखा यहाँ पे कि सुबह में इसका समिट हुआ था, यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के बारे में है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि भारत, केन्या और UAE किस को, अगर आप देखेंगे इंडिया, केन्या और UAE की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या है, यूनेप की तरफ से यंग चैंपियन अर्थ अवार्ड मिला है। अब इसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, प्लेनेट के साथ जो साझेदारी हो, प्लेनेट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये बात यहाँ पे पर्पज़ था। यहाँ पे $20,000 इसमें दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो भारत की किसको मिला, भारत में जिनाली मोदी बनोफी लेदर के संस्थापक हैं। उन्होंने केले के जो फसल होती है उसका जो कचरा होता है उससे चमड़ा बनाने का उन्होंने अल्टरनेटिव खोजा है। इसके अलावा जो केन्या के जोसेफ निगुथुरु को मिला है और अमेरिका के नोएमी फ्लोरिया को मिला है। तो इन तीनों को यहाँ पे मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। बात करें यूनेप को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके 20 साल बाद रियो अर्थ समिट होती है 1992 में, ठीक है, रियो अर्थ समिट होती है। यूनेप यंग चैंपियंस अवार्ड अर्थ प्राइज रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल अंडर द 30 प्रोवाइडिंग इनोवेशन सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल चैलेंज। 30 वर्ष से कम उम्र के पर्यावरणीय चुनौतियाँ समाधान है तो अभिनव समाधान प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, विजेताओं को यहाँ पे अगर आप देखेंगे $1,00,000 और किसी यूनेप देश में स्थायी निवासी है तो ग्रीन कार्ड मिलता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, $1,00,000 नहीं मिलता, $20,000 मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे FCR के बारे में। अभी जो सोनम वांगचुक का जो संगठन है उसको बाहर से जो फंडिंग है उसको लेके यहाँ पे नियंत्रण लगाया गया है। तो चर्चा में आ गया कि आखिर जो FCR क्या होता है। FC के बारे में अगर बात करें, जिसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशों से जो पैसा आता है खासतौर पे NGO में जो संस्थाओं में, उसको लेके 1972 में पहली बार, 1976 में आपातकाल के दौरान इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए गए थे। फिर 2010 में अगर आप देखेंगे
इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो FCRA 2010 रेगुलेट द एक्सेप्टेंस यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स एसोसिएशंस कंपनीज इन इंडिया। तो FCRA कंट्रोल करता है विदेश से जो भी पैसा आता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के पास है, किसी कंपनी के पास है, किसी संस्था के पास है। बेसिकली टेरर फंडिंग वगैरह जो होती है ना, इलीगल जो फंडिंग होती है भारत में, जो आंदोलन उनको बढ़ाने के लिए, तो इस सब को लेकर भारत में ये जो कानून है काम करता है। एज पर 2020 अमेंडमेंट, NGO कैन ट्रांसफर फॉरेन फंड टू एनी अदर NGO फ्रीली, एडमिनिस्टर एक्सपेंसेस कैन बी 50% ऑफ फंड रिसीव। 2020 में जो अमेंडमेंट हुए तो NGO किसी अन्य NGO को स्वतंत्र रूप से जो फॉरेन फंडिंग उनको मिली है उन्हें कर सकते हैं, और प्रशासनिक खर्च अधिकतम जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन खर्च है वो 50% है। अब ये सही है नहीं, आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसको लेकर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें हालांकि जो 20% है उनका एडमिनिस्ट्रेशन खर्च होना चाहिए, 50% नहीं होना चाहिए, लेकिन डिटेल वीडियो बनाऊँ वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। आगे बढ़े, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अग्नि प्राइम इज एन एडवांटेज रेल एंड रोड मोबाइल टू स्टेज कैंस्टर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप बाय DRDO। 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अग्नि प्राइम एक मिसाइल, इसे रेल से लॉन्च किया गया है, तो कहते हैं कि रेल मोबाइल मिसाइल है, उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ में था। दूसरा, इट्स रेल बेस्ड लॉन्च सिस्टम इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ अमॉन्ग ऑल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। तो इसका जो सिस्टम है एशिया के सभी देश में अपनी तरह का पहला है। तो क्या एशिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसने इस तरह का सिस्टम लॉन्च किया हो? तो ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई DRDO ने अभी तो किया है इसे, लेकिन अगर इससे पहले भी DRDO ने प्रयास किया था अग्नि जो मिसाइल उसको करने का। रूस, अमेरिका, चीन, कोरिया ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी वहाँ पे तो रेल ही कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और रेल के माध्यम से वो भी मिसाइल लॉन्च कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया में इसने किया है, चाइना ने भी किया है और नॉर्थ कोरिया ने भी किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रेंज के बारे में बात करें एकदम बात सही है, ठोस या सॉलिड। इसमें अगर बात करेंगे जो फ्यूल लगता है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है ना, बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह गति करती है, ग्रेविटी की फोर्स में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पल्लीकरनाई मार्शलैंड इज ए वाइटल रामसर वेटलैंड इन तमिलनाडु में है, सपोर्टेड ओवर 115 बर्ड स्पीसीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फेसेस सीवियर अर्बन इंक्रोचमेंट। तो जो शहरी अतिक्रमण है वो हो रहा है पल्लीकराई दलदल जो है हमारा मार्शलैंड है, और ये रामसर स्थल भी है। 115 के आसपास यहाँ पे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, इट डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू ओक्कियम मांडवू कोवलम क्रीक आउटलेट। तो ओक्कियम जो मांडवू कोवलम क्रीक है उसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जल के त्याग करता है। तो अगर आप बात करो तो जो NGT है ना, उसने अभी वो NGT है उसने प्रश्न उठाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो तमिलनाडु का शहर चेन्नई है, चेन्नई के बारे में बात करें तो चेन्नई के पास इंक्रोचमेंट हो रहा है इसका, जबकि मार्शलैंड का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि रामसर साइट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से चर्चा में था। तो कहाँ पे है कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है, ठीक है। रसल वाइपर वगैरह यहाँ पे पाया जाता है, ग्रे हेडेड, तो बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इनका जो जीव जंतु इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तमिलनाडु में है, रामसर में है या नहीं, उसके बारे में पूछा जाता है। अब रामसर आपको पता होना चाहिए 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुआ था, ईरान के रामसर शहर में, जिसका पर्पज ये था कि जो भी मार्शलैंड है और ऐसे एरियाज़ हैं, दलदल वाले एरियाज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, खासतौर पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? C। Question number 1, consider the following statements. The National Geoscience Award are given annually by the Ministry of Mines, India, individual or team for significant geoscience contribution. तो राष्ट्रीय भूमि पुरस्कार है, हर वर्ष भारत के खनिज मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों को टीमों को दिया जाता है। फॉरेन नेशनल एंड नॉन रेसिडेंट्स में अप्लाई फॉर दीज अवार्ड। विदेशी नागरिक अनिवासी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है, क्या सही है क्या गलत है। अब नई दिल्ली में हालांकि अवार्ड प्रदान किया जाता है 2024 के लिए, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था। अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे, राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार खान मंत्रालय द्वारा, माइनिंग जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 2009 के बाद अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार पहले इसे बोला जाता था, 2009 के बाद इसे भू विज्ञान पुरस्कार बोला जाने लगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड उसको 2009 के बाद बोला जाने लगा, ठीक है। तो है तो काफ़ी टाइम से। अब अगर हम बात करें प्रतिवर्ष दिया जाता है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है कि उनके लाइफ टाइम कोई ऐसी अचीवमेंट रही हो या कुछ उन्होंने ऐसा काम किया हो, और सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ भारतीयों को दिया जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GSTAT के बारे में है। अब आपको पता है कि GST से रिलेटेड जो अपील उसको करने के लिए एक अथॉरिटी है, GSTAT उसे बोला जाता है, ठीक है। अब उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लेवल का होना चाहिए, या हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो CGI हैं उनके लेवल का होने चाहिए। इसके अलावा और जो पूरी कमेटी होती है ये
GSTAT स्टैचुरी अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर CGST एक्ट हैज प्रिंसिपल स्टेट बेंच। तो इसके STA मतलब कि स्टेट में भी इसकी बेंच होती है ना। तो जो भी GST संबंधी मामले होते हैं उनके समाधान के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगा। और अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो एनी पर्सन कैन सर्व एज द GST प्रेसिडेंट रिगार्डलेस जुडिशियल बैकग्राउंड। ये बात यहाँ पे देखिए गलत है। तो मैंने आपको बताया कि जुडिशियल उसका बैकग्राउंड होना चाहिए और उस दिशा में वो काम कर चुका होना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो मेंबर्स होने चाहिए टेक्निकल फील्ड के होने चाहिए, या IRS ऑफिसर्स की जो रैंक होनी उसमें चाहिए, GST में 3-4 साल काम किया हो, तो उनको क्या है मेंबर्स यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।